अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू Django क्लासेस। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी Django की वेरी फर्स्ट वेबसाइट कैसे बिल्ड कर सकते हैं। वीडियो के पहले 5 मिनट में हम कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो, और फिर लास्ट में हम कोड की साइड पे जाएंगे। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इंटरनेट काम कैसे करता है। इंटरनेट है क्या है? इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ स्पेशल कंप्यूटर्स कॉल्ड सर्वर। इंटरनेट एक नेटवर्क है स्पेशल कंप्यूटर्स का जिनको हम सर्वर्स कहते हैं। अब पहली चीज तो ये नेटवर्क टर्म जब भी यूज होती है इसका मतलब ये होता है कि आप चीजों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे केस में हम क्या कहेंगे कि इंटरनेट के नेटवर्क के अंदर आप स्पेशल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हो जिनको आप सर्वर्स कहते हैं। अब सर्वर्स का काम क्या होता है? जनरली सर्वर्स आपको डेटा वापस सेंड करते हैं। अगर आप इनसे डेटा मांगोगे तो ये कुछ ना कुछ डेटा आपको वापस सेंड करेंगे। ओके, और ये डेटा इनसे कौन मांगता है? वो डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर्स होते हैं या एप्लीकेशंस होती हैं जिनको आप क्लाइंट कह रहे होते हैं। लेकिन एज ऑफ वेरी फर्स्ट थिंग कि हम ये देखते हैं कि विजुअली इंटरनेट का नेटवर्क दिखता किस तरह का। तो उसके लिए हमें एक वेबसाइट पर जाना है जिसको आप सबमरीन केबल मैप कहते हो। ये बेसिकली आपको ओवरऑल दुनिया का सारा नेटवर्क दिखा रहा है कि इंटरनेट के आपस में कैसे कनेक्टेड है, किस तरह डिफरेंट मुल्कों के सर्वर्स आपस में कनेक्टेड हैं और वो एक दूसरे को डेटा सेंड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आप सर्वर से डेटा को हासिल कैसे कर सकते हैं। तो वी नो दैट कि हमारे पास दो किस्म के कंप्यूटर्स होते हैं, एक क्लाइंट जो बेसिकली डेटा मांगता है और एक सर्वर जो बेसिकली डेटा को प्रोवाइड करता है। अब होता क्या है कि क्लाइंट सर्वर से एक रिक्वेस्ट करता है कि मुझे डेटा चाहिए, और सर्वर उसको इन रिटर्न कुछ रिस्पॉन्स सेंड करता है। रिस्पॉन्स जो कि बेसिकली डेटा होता है। अब जनरली स्पीकिंग ये बिल्कुल इस तरह ही है कि आपने अपने दोस्त को कोई पार्सल सेंड किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक सिनेरियो कि आपका दोस्त है, उसने आपको कहा है कि मुझे लाहौर से फ़ोन लेके आप सेंड कर दो। तो आप क्या करोगे? लाहौर से फ़ोन लोगे, यानी कि एक जो दोस्त है वो लाहौर से फ़ोन लेगा और उस फ़ोन को टीसीएस के ज़रिए दूसरे जो दोस्त है उसके पास भेज देगा। अब टीसीएस क्या है? इस कनेक्टिविटी के अंदर या इस नेटवर्क के अंदर हमारे पास टीसीएस कहलाता है हमारा प्रोटोकॉल, कि हमने टीसीएस का प्रोटोकॉल यूज करके हमारे पार्सल को दूसरे दोस्त तक पहुंचाया। अब हमारे केस में प्रोटोकॉल क्या है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान? क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है एचटीटीपी बेस्ड। एचटीटीपी क्या होता है? ये प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट के ऊपर यूज किया जाता है हर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल के अंदर। क्लाइंट एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, और सर्वर एचटीटीपी रिस्पॉन्स सेंड करेगा क्लाइंट को वापस। ठीक है, तो आई होप कि ये थोड़ा सा सिनेरियो बिल्ड हो गया होगा। एचटीटीपी इज जस्ट लाइक कि आप डिसाइड कर रहे हो कि आपने एक चीज को दूसरी चीज पे गाड़ी से पहुंचाना है, साइकिल से पहुंचाना है या बाइक से पहुंचाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इंटरनेट के ऊपर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, वो है एचटीटीपी। ओके, तो क्लाइंट एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट करता है सर्वर से कि मुझे कोई डेटा दे दो, और सर्वर आपको इन रिस्पॉन्स को एचटीटीपी रिस्पॉन्स के अंदर डेटा वापस कर देता है। अब थोड़ा सा और रियलिस्टिकली देखते हैं। मान के चल लेते हैं कि हमारे पास हमारी क्रोम की एप्लीकेशन है जो हमारा ब्राउजर है। अब रियल लाइफ में हमारा ये क्लाइंट है क्योंकि हम इसी पे इंटरनेट के साथ काम कर रहे होते हैं। मान के चल लेते हैं कि मुझे गूगल की वेबसाइट पे जाना है, तो हम लोग गूगल के सर्वर्स को कहेंगे अपने ब्राउजर से एचटीटीपी रिक्वेस्ट करके, तो रिक्वेस्ट कौन सी? एचटीटीपी के मुझे आप होम पेज दिखा दो अपना। ठीक है, और सर्वर इन रिटर्न हमें क्या रिटर्न करेगा? रिस्पॉन्स के अंदर ये हमें रिटर्न कर देगा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल, जिसकी वजह से बेसिकली हम अपनी वेबसाइट या अपने ब्राउजर के ऊपर गूगल का होम पेज देख सकते हैं जो कि एक सर्च बार हमें नजर आ जाता है। अब इसको अगर आपने और बेहतर तरीके से समझना है तो आपने जाना है अपने न्यू टैब के ऊपर, इंस्पेक्ट को ऑन करना है,
और नेटवर्क टैब में चले जाना है। टॉप पे अगर मैं जाता हूँ और लिखता हूँ google.com, तो आपने देखा है कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट रिक्वेस्टें जा रही हैं। आप सिर्फ ये पहली रिक्वेस्ट को देख सकते हैं। हमने एक HTTP गेट रिक्वेस्ट की है। ये गेट पोस्ट क्या है ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। इट इज जस्ट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट कि जो आप HTTP के अंदर कर सकते हो। हमने एक HTTP रिक्वेस्ट की है गूगल के सर्वर पे, और उसके रिटर्न पे हमें गूगल ने क्या रिस्पॉन्स दिया, ये पूरा का पूरा वेब पेज जो कि HTML पे। अगर हम इसको रॉ कर देते हैं तो ये कोड था जो हमें गूगल ने रिस्पॉन्स में सेंड किया, और हमारे ब्राउजर के अंदर बेसिकली ये गूगल की तरह, एक गूगल के पेज की तरह दिखता है। ओके, अब डिस्कस करते हैं जी कि ये गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट क्या है जो हम बात कर रहे थे। बेसिकली क्लाइंट दो किस्म की रिक्वेस्ट कर सकता है सर्वर से। इसको आसान लफ्जों में अगर समझना है, जब क्लाइंट को डेटा चाहिए होता है तो वो गेट रिक्वेस्ट करता है, और जब क्लाइंट ने डेटा सर्वर के ऊपर या डेटाबेस के अंदर स्टोर करना होता है तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट करता है। तो गेट रिक्वेस्ट क्यों होती है? जब डेटा चाहिए होता है। और पोस्ट रिक्वेस्ट कब होती है? जब आपने डेटा को स्टोर करना होता है। ओके, तो आई होप के आपको HTTP रिस्पॉन्स साइकिल की समझ आ गई होगी। अब इसको और फर्दर अगर आपने एक्सपैंड करना है, आप यहाँ पे आके इन नोट्स को पढ़ सकते हो ताकि आपकी फर्दर बिल्डिंग हो सके। बट द बेसिक प्रोसेस इज देयर। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि फ्रेमवर्क्स कैसे काम करते हैं। अब जनरली स्पीकिंग हमारे पास इंटरनेट के ऊपर दो किस्म की वेबसाइट होती है। एक वेबसाइट होती है स्टैटिक वेबसाइट और एक वेबसाइट होती है डायनामिक वेबसाइट। इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस ये है कि स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट है जिसमें डेटाबेस का यूज नहीं हो रहा, डायनामिक वेबसाइट वो वेबसाइट है जिसमें डेटाबेस का यूज हो रहा है, और आप डिफरेंट पेजेस को ऑन द फ्लाई आपका सर्वर क्रिएट कर रहा है। अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें, मान के चल लेते हैं कि एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है। अगर आप में से सबको आई होप के वर्डप्रेस का पता होगा, इसके ऊपर आप क्या करते हो, आप एक पेज क्रिएट करते हो जहां पे आप अपनी इंफॉर्मेशन देते हो, एक पेज क्रिएट करते हो जहाँ पे आप अपने कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन देते हो, और एक पेज क्रिएट करते हो जो आपका बेसिकली एज ए लैंडिंग पेज या होम पेज काम करता है। लेकिन अगर आप देखो तो ये तीन डिफरेंट फाइल्स आप क्रिएट कर रहे हो, एक दो तीन, इससे ज्यादा आपकी वेबसाइट पे कोई फाइल नजर नहीं आने वाली। क्यों नहीं नजर आने वाली? क्योंकि एक स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जहाँ पे स्पेसिफाइड नंबर ऑफ वेब पेजेस अवेलेबल होते हैं सिर्फ डेटा दिखाने के लिए, सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। और डायनामिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जहाँ पे डिफरेंट यूजर्स आके अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, और वो डेटा पेजेस के अंदर शो होगा, ऐसे पेजेस के अंदर जो खुद ब खुद जनरेट किए जाएंगे सर्वर के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक की एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब फेसबुक क्या है? एक डायनामिक वेबसाइट है। कैसे डायनामिक वेबसाइट है? आप जैसे ही जाके इस पे रजिस्टर करते हो, आपके लिए डिफरेंट पेजेस हैं जो पहले से बिल्ड होते हैं। आपके पास फीड का पेज होता है, आपके पास आपकी प्रोफाइल का पेज होता है, आपके पास सेटिंग का पेज होता है। अब आप लोगों को क्या लगता है कि इंजीनियर वहां बैठे हैं, आप साइन अप करोगे तो आपके लिए वो उसी मिनट स्पेशली आपकी HTML की वहां पे फाइल्स क्रिएट करेंगे या आपके लिए वो पेजेस को क्रिएट करेंगे? नहीं, ये सारी चीजें सर्वर आपके लिए ऑटोमेटिकली कर रहा होता है। तो ये प्रोसेस वर्क कैसे करता है कि आपके पास जनरली आप अपने सर्वर्स के अंदर कुछ टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स जो कि आप डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि मेरा जो प्रोफाइल पेज है वो एक सर्टेन स्टाइल का लगेगा, एक ही तरह का मेरा प्रोफाइल पेज लगेगा। अब होता क्या है, आप जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, फॉर एग्जांपल क्लाइंट कहता है कि मुझे मेरे प्रोफाइल पेज पे जाना है जी, और मैंने लॉगिन किया हुआ है एज ए श्याम, तो क्लाइंट क्या सर्वर क्या करेगा? सर्वर डेटाबेस के अंदर जाएगा, यहां से एक श्याम का डेटा निकालेगा, और सर्वर के अंदर इसके पास होंगे कुछ टेम्पलेट्स। अब हमारे केस में वो टेम्पलेट क्या होगा?
एक प्रोफाइल पेज। इस प्रोफाइल के अंदर ये डेटा ये ऐड करेगा और यही प्रोफाइल पेज ये क्लाइंट को वापस सेंड कर देगा। अब होगा क्या, अगर आप उसको सिनेरियो को समझो कि डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स आ रहे हैं, तो डिफरेंट यूजर का डेटा उसी प्रोफाइल पेज के अंदर फिल हो रहा है और वही फिर पेज एक ही क्लाइंट को वापस सेंड हो रहा है। इसकी ज्यादा अच्छी एग्जांपल अगर देखनी है तो आप दराज.pk के ऊपर जा सकते हैं और यहाँ पे आपके पास मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप देख सकते हो, जिस तरह एसी है, टीवी है। अब इनके लिए आपको बकायदा अलग अलग HTML की पेजेस को बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक ही पेज को बिल्ड करोगे और बाकी सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके डेटा को डेटाबेस से निकाल के आप यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, मतलब कि अगर दिखने में आप देखो तो ये सारे के सारे पेज बिल्कुल सेम है, एक ही टेम्पलेट है जिसके अंदर सिर्फ आपका सर्वर डेटा चेंज करके आपको दे देता है। दिखने में सारे सेम है। तो डायनामिक और स्टैटिक साइट में फर्क क्या है? स्टैटिक साइट के अंदर आपको सारे पेजेस खुद मैन्युअली क्रिएट करने पड़ते हैं। डायनामिक के अंदर आपके पास डेटाबेस होती है, आपके पास टेम्पलेट्स होते हैं और आपका सर्वर डेटाबेस से डेटा निकाल के टेम्पलेट में डाल के ऑन द स्पॉट वो पेजेस को क्रिएट करता है और क्लाइंट को वापस सेंड करता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब ये जो डायनामिक वेबसाइट होती हैं, इनको बनाने के लिए आज के टाइम पे जनरली आप वेब फ्रेमवर्क्स का यूज करते हैं और हमारे केस में वो वेब फ्रेमवर्क है Django। अब इन फ्रेमवर्क्स के अंदर होता क्या है जी, इन फ्रेमवर्क्स के अंदर जनरली स्पीकिंग तीन किस्म के आप काम करते हो। थ्री थिंग्स। पहली चीज तो आप डिफाइन करते हो कि आपके डिफरेंट जो क्लाइंट डिफरेंट रिक्वेस्ट करता है उस रिक्वेस्ट पे आपने डेटा कौन सा वापस करना है। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि मैंने इस रिक्वेस्ट के ऊपर होम पेज को वापस करना पेज। मैं कह सकता हूँ कि मैंने इस रिक्वेस्ट के ऊपर अबाउट पेज को वापस करना। ठीक है, तो आई होप यू गेट द पॉइंट। इस चीज को आप कहते हो यूआरएल मैपिंग। फिर नेक्स्ट चीज क्या थी, आप ये बताते हो कि आपने जो डेटा सेंड करना है उसको प्रेजेंट कैसे करना है। तो प्रेजेंटेशन, जिसको हमने पहले कह दिया कि हमारे पास HTML के टेम्पलेट्स होते हैं। ओके, और लास्ट चीज जो है वो ये कि आप डिफाइन करते हो कि आपने डेटाबेस से बात कैसे करनी है। तो आपके पास एफिशिएंट वेज होते हैं डेटाबेस से बात करने के। वेब फ्रेमवर्क्स के अंदर एक चीज होती है जिसको आप कहते हो ORM, इसको आप कहते हो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आप इजीली एक ही लैंग्वेज का यूज करके डिफरेंट किस्म की डेटाबेसेस से बात कर सकते हो। बेशक वो SQLite हो, बेशक वो MongoDB हो, बेशक वो MySQL हो। एक ही लैंग्वेज का यूज करके आप इन सब से बात कर सकते हो। आपको इन सब का स्पेसिफिक सिंटैक्स सीखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि आपका Django का आर्किटेक्चर क्या है और Django कैसे ये तीन चीजें यूआरएल, डेटाबेस और टेम्पलेट वगैरह को काम में ला के आपकी वेबसाइट को बिल्ड करता है। अब लास्टली हमने डिस्कस करना है कि जी Django का आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, Django के अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं और वो कंपोनेंट्स आपस में कैसे काम करते हैं। जनरली स्पीकिंग Django काम करता है आपका MVT आर्किटेक्चर के ऊपर। M का मतलब है मॉडल, V का मतलब है व्यू और T का मतलब है टेम्पलेट। तो मॉडल, व्यू, टेम्पलेट। मॉडल क्या डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है डेटाबेस के डिसीजंस को। आप मॉडल के अंदर ये बताते हो कि आपके डेटाबेस का स्कीमा किस तरह का होगा, स्ट्रक्चर किस तरह का होगा और कितने टेबल होंगे, फॉरेन कीज किस तरह की होंगी, ये सारी चीजें। व्यू डिवाइडेड है आगे दो चीजों में, जो हमने बात की थी कि वेब फ्रेमवर्क्स आपकी यूआरएल मैपिंग के अंदर हेल्प करते हैं। ये व्यू जो है आपके यूआरएल्स के अंदर भी काम करता है और फिर लॉजिकल फाइल के अंदर भी काम करता है। अब व्यू बताता है बेसिकली कि उसने डेटाबेस से कौन सा डेटा निकालना है
और कौन सा टेम्पलेट शो करना है। टेम्पलेट क्या है? आपकी प्रेजेंटेशनल फाइल है। आई होप कि ये ऊपर ऊपर से हाई लेवल आपको समझ आ गया होगा कि ये चीज़ें क्या क्या हैं। अब हम इसको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में देखते हैं कि इसका आर्किटेक्चर है क्या। अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लूँ पिक्चर को, कॉपी पिक्चर, पेस्ट एट, फॉर सम रीजन ये पेस्ट नहीं हो रही, तो हम स्निपिंग टूल से इसकी स्निप लेते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं जी यहाँ पे। अब होता क्या है जी, आपके वेब ब्राउजर से जब आप रिक्वेस्ट करते हो किसी भी जैंगो के सर्वर के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूआरएल डिस्पैचर ये चेक करता है या यूआरएल मैपर ये चेक करता है कि क्या हमारे जैंगो के सर्वर में जो रिक्वेस्ट आ रही है, क्या ये सर्वर वो रिक्वेस्ट अलाउड भी करता है या उसके अंदर अवेलेबल भी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर अगर अबाउट का पेज नहीं बनाया और क्लाइंट आपको अबाउट की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो आप अलाउ नहीं करोगे। तो यूआरएल डिस्पैचर ये चेक करेगा कि जो रिक्वेस्ट आ रही है वो हमारा सर्वर राउट करता भी है या नहीं। अगर तो करता है तो नेक्स्ट उसकी व्यू की फाइल में जाएगा और व्यू का फंक्शन चेक करेगा कि वो हमें आगे क्या इंस्ट्रक्शन देता है। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा इसको लेके चलो तो आपकी सिंपल सिंपल, अगर आप हेलो वर्ल्ड जब अपनी अभी वेबसाइट हम बिल्ड करेंगे तो वो हमारी यहाँ तक ही बिल्ड हो जाएगी। हम व्यू से ही एक वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। ये जो मॉडल वगैरह वाली चीज़ें ये यूज होती है जनरली, लेकिन आप इन तीन कंपोनेंट से भी अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हो। अच्छा जी, वेबसाइट वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट करेगा, यूआरएल डिस्पैचर चेक करेगा कि क्या वो रिक्वेस्ट वैलिड है या नहीं है, और फिर वो रिक्वेस्ट अगर वैलिड है तो उसका व्यू निकाल देगा। अब व्यू जो है वो डिसाइड करेगा कि उसने मॉडल से कौन सा डेटा निकालना है। ठीक है, और मॉडल किसके साथ बात करता है? डेटाबेस के साथ। मॉडल डेटाबेस से बात करेगा, डेटा निकालेगा और व्यू को वापस देगा। अब व्यू के पास जब वो डेटा आ जाएगा, अब नेक्स्ट काम क्या होगा, उसने उस डेटा को एक HTML के टेम्पलेट के अंदर डिफाइन करना। टेम्पलेट क्या था? हमने कहा था ये प्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जाम्पल, वो डेटा आ गया, ये डेटा इस टेम्पलेट के अंदर वो फिल करेगा, ये टेम्पलेट वापस आएगा व्यू के पास और ये टेम्पलेट व्यू वेब ब्राउजर को सेंड कर देगा। अब इसको हम अपनी प्रोफाइल वाली वेबसाइट से सर्च करते हैं जी। एक यूजर आता है फेसबुक के ऊपर और वो फेसबुक के ऊपर लॉगिन करने के बाद स्लैश प्रोफाइल पे जाता है। ठीक है, फेसबुक के अंदर स्लैश प्रोफाइल का रिक्वेस्ट अलाउड है। वो प्रोफाइल के व्यू पे जाता है। व्यू मॉडल से कहता है कि प्रोफाइल के डेटाबेस में जाओ, यहाँ डेटाबेस के अंदर जाके यूजर का डेटा निकालो। कौन से यूजर का? इरशाम का। जैसे ही डेटाबेस मॉडल को वो डेटा वापस सेंड करता है, मॉडल वो डेटा वापस सेंड करता है व्यू को। व्यू फिर जाता है टेम्पलेट्स के पास। कौन से टेम्पलेट्स के पास? प्रोफाइल के टेम्पलेट के पास। प्रोफाइल के टेम्पलेट के अंदर वो इफ्शाम का सारा यूजर डेटा जो है वो फिल कर देता है, एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करता है। प्रेजेंटेशन वापस सेंड की जाती है व्यू को और व्यू फिर वही प्रेजेंटेशन वापस ब्राउजर को सेंड कर देता है। तो आई होप कि आप लोगों को जो आर्किटेक्चर है वो समझ आ गया होगा। मैं अगेन आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि जेंगो के सर्वर पे जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो पहले यूआरएल के थ्रू चेक होती है, फिर वो यूआरएल व्यू के पास जाता है। व्यू डेटाबेस से बात करता है जो कि आपका मॉडल है, और मॉडल वापस डेटा सेंड करेगा। फिर व्यू उसी डेटा को टेम्पलेट के अंदर डालेगा, वो टेम्पलेट व्यू के पास रिटर्न होगा, और फिर वो व्यू जो है वो उसी टेम्पलेट को पूरे के पूरे जिसमें सारा डेटा फिल है वो क्लाइंट को वापस सेंड कर देगा। आई होप कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब कोड की साइड पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जहाँ पे भी काम करना है आपने वहाँ पे एक प्रैक्टिस नाम का फोल्डर क्रिएट कर लेना है, उस फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ पे आके आपने ओपन इन टर्मिनल पे क्लिक करना है। अगर आपको टर्मिनल यहाँ पे ये वाला ओपन इन टर्मिनल का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा तो अपने एड्रेस बार के ऊपर क्लिक करके CMD लिख के एंटर करें, आपका एक टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके, नाउ सबसे पहला काम जो हमने करना है, हमने अपने इस फोल्डर के अंदर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है? वर्चुअल एनवायरनमेंट इज़
फ़ोल्डर बेसिकली जिसके अंदर आप अपनी लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल कर सकते हो। अभी हमने जेंगो को इंस्टॉल करना है अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो जेंगो हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर जाएगा। ओके, सो उसको क्रिएट करने के लिए हम ये वाली कमांड यूज़ करते हैं, पाइथन -m venv का मतलब ये है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करो, और उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के फोल्डर का नाम कैसा हो। मेरे केस पे मैं उसको .venv कह रहा हूँ। ओके, जैसे इसको हम एंटर करते हैं, आपके फोल्डर के अंदर एक एडिशनल फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर आपकी लाइब्रेरी सब इंस्टॉल होंगी। नेक्स्ट आपने इसी एनवायरनमेंट को एक्टिव भी करना। एक्टिव करने से मुराद ये है कि आप एक्टिवली इसी के अंदर लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर रहे हो। एक्टिव करने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे .venv, यहाँ जो भी आपने एनवायरनमेंट का नाम सेट किया है, /scripts और /activate। जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो आपके पास ये ग्रीन कलर का पीछे .venv आ जाएगा। जिस तरह मेरे फोल्डर का नाम ये है, आपका कुछ और होगा तो उस हिसाब से आएगा, लेकिन इससे आपका पता आपको लग जाएगा कि आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव हो गया। अब नेक्स्ट आपने जेंगो को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आपने लिखना है पिप इंस्टॉल जेंगो और एंटर पे क्लिक कर देना है। ये बारी बारी जेंगो को इंस्टॉल करेगा, फाइल्स जेंगो की, और थोड़ी सी ही देर के अंदर आपका जेंगो इंस्टॉल हो जाएगा। जेंगो के अलावा हमने एक और चीज़ को इंस्टॉल करना है, लेकिन पहले ये हो जाए फिर वो करते हैं। जेंगो के अलावा आपने एक छोटी सी लाइब्रेरी है ब्लैक नाम की, इसको भी इंस्टॉल करना है ताकि आपको सजेशंस वगैरह पाइथन के अच्छे तरीके से मिल जाए। और बस इस सेटअप से हमारा जेंगो इंस्टॉल हो गया। अब अगर आप देखो लाइब्रेरी के अंदर, हमने अभी सिर्फ जेंगो को इंस्टॉल किया है, अभी जेंगो का यूज़ करके हमने अपने प्रोजेक्ट को बनाया नहीं। ठीक है, तो वो बनाने के लिए हमने क्या करना है, अपने पहले जेंगो के प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है। और बिल्ड कैसे करेंगे, क्योंकि जेंगो इंस्टॉल हो चुका है तो जेंगो की कमांड अब हमारे पास अवेलेबल है। हम यहाँ पे लिखेंगे जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, यानी कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करो और उस प्रोजेक्ट का नाम रख दो हेलो वर्ल्ड। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा है। मुझे ये फ़ोल्डर इस तरह नहीं दिखना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि इस तरह दिखे। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और इसको एक दफ़ा दोबारा रन करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इसी प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर के अंदर, जो प्रैक्टिस का फ़ोल्डर है, इसी के अंदर मेरी मेन फाइल्स शुरू हो जाएंगे। तो मैं इसके आगे सिंपल एक डॉट लगा लूँगा। अब ये दोनों चीज़ें दिखाने का मकसद ये है ताकि आपको पता हो कि अगर आप ये चीज़ नहीं करते तो एक फ़ोल्डर क्रिएट होगा, तो उसमें घबराने वाली वैसे कोई बात नहीं है। ये मेरा स्टाइल है, आपको अगर वैसे पसंद है आप कर सकते हैं। सो जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट हेलो वर्ल्ड स्पेस डॉट। अब जो उस फोल्डर के अंदर फाइल्स होंगी वो मुझे यहीं पे शो होना शुरू हो जाएंगी। सो यहाँ पे हमारे पास एक हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट है और नीचे एक मैनेज डॉट पाई की फाइल। अब ये आपका मेन प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आपने काम करना है। इसी प्रोजेक्ट के अंदर आपके पेजेस होंगे, इसी के अंदर आपकी डेटाबेसेस होंगी, इसी के अंदर आपकी एप्लीकेशंस होंगी। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। अभी हमने क्या किया, हमने पहले एक हमने पहले एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिसके अंदर हमने लाइब्रेरीज को इंस्टॉल किया। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने एक जेंगो का पूरा प्रोजेक्ट बनाया। ये आपका मेन प्रोजेक्ट है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, मैं चाह रहा हूँ इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जेंगो प्रोजेक्ट। अब जेंगो वर्क इस तरह करता है जनाब कि आपके एक मेन प्रोजेक्ट होता है और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं जेंगो आपको पहले से प्रोवाइड करता है, जो अभी आपको मैं दिखाऊंगा। फिर जेंगो के अंदर आपने जितनी भी फीचर्स को ऐड करना होता है, उस फीचर्स को ऐड करने के लिए आप एप्लीकेशंस ऐड करते हो इसके अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैंने पेजेस को ऐड करना है तो मैं यहाँ पे एक पेजेस की एप्लीकेशन को बिल्ड करूँगा। तो लेट्स से कि यहाँ पे मैं एक छोटा सा बॉक्स बना लेता हूँ और इसको ब्लू कलर दे देते हैं और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास मेरे जेंगो के प्रोजेक्ट के अंदर एक पेजेस की एप्लीकेशन है। अब इस पेजेस की एप्लीकेशन के अंदर मेरे पास
कुछ भी हो सकता है। इसमें मेरे HTML के टेम्पलेट्स हो सकते हैं, इसके अंदर मेरे राउट्स हो सकते हैं। बेसिकली जो URLs की मैं बात की थी उसको राउट्स भी कहते हैं। और इसी के अंदर मेरे डेटाबेस के साथ जो कनेक्शंस हैं या जो बातचीत चल रही है वो भी, उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे होगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये मेरे बड़े प्रोजेक्ट के अंदर ही पड़ा हुआ है। और जो मैंने बात पहले की कि जेंगो के प्रोजेक्ट में हमें पहले से चीज़ें मिलती हैं। अगर आप अपने टर्मिनल के ऊपर ही आओ और यहाँ पे आके अगर आप लिखो पाइथन manage.py रन सर्वर, अब ये वो कमांड है जिसके ज़रिए आपने अपने जेंगो के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। आपने एक चीज़ यहाँ पे नोट की होगी कि manage.py ये भी लिखा हुआ है और मैनेज वाली फाइल ये भी है। अब ये जो पीछे मैनेज की फाइल है ये बेसिकली हमें कुछ कमांड्स प्रोवाइड करती है जिससे हम जेंगो के साथ काम कर सकते हैं। ओके, आप सिर्फ एक दफ़ा ये वाली कमांड लिखते हो जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, इसका मतलब है कि हमारा मेन प्रोजेक्ट बिल्ड कर दो। फिर मेन प्रोजेक्ट के ऊपर जितने भी आगे फीचर्स होंगे वो manage.py की ही एप्लीकेशन करवा रही होगी। अभी हम क्या कह रहे हैं, manage.py रन सर्वर, हमारे सर्वर को रन करो। कौन सा सर्वर? जेंगो का सर्वर। जैसे ही एंटर पर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको एक सर्वर रन होता नज़र आ जाएगा। वो बताएगा कि आपको जेंगो की वर्जन ये है और आपका डेवलपमेंट सर्वर रन हो गया। अगर इसको हम ब्राउज़र के अंदर ओपन करते हैं तो आपको इस तरह कुछ नज़र आ रहा है। क्या ये पेज मैंने खुद बनाया? नहीं, इसके अलावा भी काफ़ी फीचर्स हैं जो मैंने खुद बिल्ड नहीं किए, लेकिन जेंगो हमें पहले से वो प्रोवाइड करता है। जैसे यूज़र ऑथेंटिकेशन है, आपका एडमिन पैनल है, ठीक है। वी विल डिस्कस दैम इन लेटर स्टेज, लेकिन अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपना सर्वर ऐसे स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे कि यू हैव अनअप्लाइड 18 माइग्रेशंस। माइग्रेशंस क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो हमारे लिए कुछ डेटाबेस की सेटिंग्स हैं जो प्रोवाइड करता है, जैसे कि एडमिन पैनल, आपके यूज़र्स के टेबल जिनसे आपने इन फ्यूचर लॉगिन वगैरह के साथ काम करना है। इनको आपने कंफर्म करना होता है। आप ये समझ लें कि हाँ जी मैंने इनको यूज़ करना है, तो डेटाबेस के अंदर कंफर्म कर दो इनको। तो उसको कंफर्म करने के लिए आप यहाँ पे एक कमांड लिखोगे python manage.py migrate। अब जैसे ये लिखोगे तो यहाँ पे वो आपको डिफरेंट माइग्रेशंस हैं जो रन करके दिखा देगा। नाउ कीप दिस इन माइंड कि माइग्रेशन का मतलब सिंपल ये है कि हमने अपने डेटाबेस में जब भी कोई चेंज करना होता है तो एक अनअप्लाइड माइग्रेशन रह जाती है कि आपने एक माइग्रेशन की थी, उसको कंफर्म कर दो। उस माइग्रेशन को हम इस तरह कंफर्म करेंगे। दोबारा बता रहा हूँ, डेटाबेस के अंदर कोई चेंज करोगे इसका मतलब ये है कि आप माइग्रेशन परफॉर्म करोगे। ओके, अब दोबारा अगर हम सर्वर को रन करते हैं तो हमें यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिखेगा। देखो 18 किस्म का जो एरर आ रहा था वो चला गया। अब इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं, ये तो वैसे ही रहेगा, लेकिन अब हम अपनी डेटाबेस के साथ सेफली बात कर सकेंगे। ऑल्दो डेटाबेस का हमने अभी कोई काम नहीं करना। ओके, अब हम क्या करते हैं जी, हम इसी प्रोजेक्ट को VS कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। अगर आप कोड स्पेस डॉट लिखोगे तो ये VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आके हमने जो नेक्स्ट काम करना है वो ये है कि जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि एक हमारा जेंगो का मेन प्रोजेक्ट होता है जो अभी रन हो रहा है, ये हमारा मेन प्रोजेक्ट है। और इसके अंदर एक छोटा प्रोजेक्ट होता है या छोटी एप्लीकेशन होती है जो एक स्पेसिफिक काम करने की। अब हमने अभी क्या करना है, हमने एक पेज बिल्ड करना है और उस पेज के अंदर हेलो वर्ल्ड शो करना है। ऐसे तो हमें भी ये वाली एप्लीकेशन बिल्ड करनी पड़ेगी। हम दोबारा टर्मिनल पे जाएंगे अपने और यहाँ पे आके अब लिखेंगे पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप और उसके आगे लिख देते हैं हम पेजेस। जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो ये एक पेजेस नाम का फोल्डर क्रिएट कर देगा। अब पेजेस नाम का फोल्डर क्या है, ये सिर्फ मेरे पेजेस के लिए, वेबसाइट की पेजेस के लिए। ओके, अब हमने ये एप्लीकेशन क्रिएट की है अगर, तो इसको हमें अपने मेन प्रोजेक्ट के अंदर रजिस्टर भी करना है कि ये मेरे मेन प्रोजेक्ट के साथ ताल्लुक़ रखती है। तो आपने जाना है हेलो वर्ल्ड जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है उसकी सेटिंग में जाना है और यहाँ पे जाके ये इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ पेजेस ऐसे लिखते हैं। अब स्टार्टिंग के अंदर आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लग रही होंगी, लेकिन जब आप बड़े प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे होते हो तो ये सारा का सारा काम जो है आपका
इसी स्ट्रक्चर की वजह से बहुत आसान हो जाता है। राइट नाउ हम सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन बना रहे हैं, इस वजह से काम लंबा लग रहा है कि सर ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक HTML की पेज से सारा कुछ हो जाना था। लेकिन आपका प्रोजेक्ट जब फाइनल में जाओगे, आप प्रोजेक्ट बड़ा होगा तो तब आपको इन चीज़ों की समझ आएगी। एज ऑफ राइट नाउ हमारी एप्लीकेशन हमने बना ली है पेजेस नाम की, और उसको हमने मेन प्रोजेक्ट के अंदर रजिस्टर कर लिया। अब आ जाते हैं कि हमारे MVT आर्किटेक्चर के ऊपर दोबारा से, जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। जब मैं दोबारा लिखूं यहाँ पे थोड़ा सा, हमने कहा था जनाब कि जेंगो वर्क करता है MVT आर्किटेक्चर के ऊपर। और MVT आर्किटेक्चर क्या करता था, जब भी जेंगो को कोई रिक्वेस्ट आती थी, ये ब्लू कलर की रिक्वेस्ट आ रही है, जब भी ये रिक्वेस्ट आती थी तो सबसे पहले वो जेंगो की रिक्वेस्ट जाती थी URL के अंदर, और चेक किया जाता था कि क्या वो रिक्वेस्ट अवेलेबल भी है हमारे पास या नहीं। URL डिस्पैचर कह रहे थे हम इसको, या URL मैपर कह रहे थे। और इसी तरीके से फिर ये रिक्वेस्ट अगर अलाउड है तो ये आगे चले जाएगी व्यूज़ के पास, ठीक है, जो कि आपकी लॉजिकल फाइल है। अब मैंने कहा था आपको बाद में कि ये दोनों चीज़ें कलेक्टिवली व्यू कहलाती हैं। तो पहला काम अभी हम क्या करते हैं कि अपना अपना एक व्यू लिखते हैं। हम जाएंगे पेजेस के अंदर views.py के अंदर, और यहाँ पर जाके हमने लिखना है जी जनाब अपना पहला व्यू। अगर आपको याद हो, हमने पाइथन के फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, हमने यहाँ पे एक फंक्शन ही लिखना। हमने कहना है डिफाइन गेट होम पेज, और हमने यहाँ पे एक HTTP रिस्पॉन्स सेंड करना है, और उसके अंदर लिखना है हेलो वर्ल्ड। जनरली स्पीकिंग हमने यही करना है। हमने ऊपर पढ़ा है कि एक रिक्वेस्ट आती है, उसको आपका व्यू एक्सेप्ट करेगा और उसके अगेंस्ट कोई ना कोई रिस्पॉन्स सेंड करेगा। तो हमने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करनी है। ओके, अब यहाँ पे येलो कलर का साइन आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसको इम्पोर्ट नहीं किया। तो हमें ऊपर जाना है, यहाँ पे जाके लिखना है फ्रॉम जेंगो डॉट URLs या जेंगो डॉट HTTP import HTTP रिस्पॉन्स। अब इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो स्पेसिफिक फंक्शन है जो जेंगो हमें प्रोवाइड कर रहा है, ये रिटर्न करता है किसी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे हमने पीछे भी लिखना है रिटर्न, क्योंकि एक हमने एक्सप्लिसिटली बताना है कि हम यही वाला रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं। अब अभी हमने क्या किया जी, इन दोनों चीज़ों में से हमने अभी अपनी लॉजिकल फाइल को डिफाइन कर दी। जो हमारी व्यू की फाइल थी ये वाली, हमने इसको डिफाइन कर दिया। ठीक हो गया। अगर इसको मैं दोबारा मार्क करना चाहूँ ब्लैक कलर के अंदर, हमने अभी अपनी ये वाली फाइल को डिफाइन कर दिया है, ये वाली व्यू की फाइल को। अब हमने इस व्यू की फाइल के अगेंस्ट URL डिस्पैचर में बताना है कि ये वाली राउट पे अगर कोई स्पेसिफिक राउट पे हमें रिक्वेस्ट आती है तो हमने ये वाला व्यू शो करवाना है। हम जाएंगे अब इसी पेजेस के अंदर और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे urls.py, और आपने मोस्टली कोड कॉपी कर लेना है। आप याद भी कर सकते हो थोड़ा सा, लेकिन कॉपी कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। आप एडमिन अपना मेन प्रोजेक्ट के अंदर जाएं और यहाँ पे urls.py के ऊपर जाके ये सारा का सारा कोड अभी के लिए कॉपी करना है। ये बिल्कुल सेम कोड आपने अपनी जो पेजेस की url.py होगा यहाँ पे भी पेस्ट करना है। पहली लाइन को आप निकाल सकते हैं और ये दूसरी लाइन को हमने यहाँ पे लिखना है जी पाथ। अगर पाथ बिल्कुल खाली हो तो यहाँ पे हमने अपना होम पेज शो करना, जो कि है गेट होम पेज। अब ये यहाँ पे येलो क्यों आ रहा है? क्योंकि अगेन हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया। तो फ्रॉम डॉट
व्यूज इंपोर्ट होम पेज। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे देखी होगी कि मैंने व्यूज का फंक्शन क्रिएट किया था और मैं इसी फंक्शन को दूसरी फाइल के अंदर इंपोर्ट कर रहा हूँ। ओके, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर इसको सिंपल लफ्जों में अगर समझाऊँ, अगर मेरे पास स्लैश बैश पे रिक्वेस्ट आती है तो हमने ये वाले फंक्शन को रन करना है। ठीक है, ये स्लैश हमने यहाँ पे इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि अगर आप खाली रखते हो तो पीछे बिहाइंड द सीन प्रीफिक्स पे एक स्लैश लगा हुआ होता है जैंगो के अंदर ऑटोमेटिकली, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। अब एक और यहाँ पे लिखते हैं पेज के लिए पाथ। अगर अबाउट पे कोई रिक्वेस्ट आती है तो आपने गेट अबाउट पेज नाम की चीज़ को रन करना है। क्या गेट अबाउट पेज मैंने वहाँ पे लिखा है व्यूज़ के अंदर? नहीं लिखा, तो हम इसको इंपोर्ट तो कर लेते हैं यहाँ पे गेट अबाउट पेज और उधर जाके इसको बना भी देते हैं। ठीक हो गया, व्यूज़ में जाते हैं और यहाँ पे अब दोबारा एक फंक्शन लिख देते हैं गेट अबाउट पेज। जब यहाँ पे किसी भी किस्म की रिक्वेस्ट आएगी तो आपने उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट एक HTTP रिस्पॉन्स रिटर्न करना है जिसको आपने कहना है ये अबाउट पेज। ठीक हो गया। अब आपने दो काम कर लिए, आपने यूआरएल डिस्पैचर के अंदर अपने यूआरएल्स को भी डिफाइन कर दिए कि किस रिक्वेस्ट पे कौन से व्यू को शो करवाना है। ठीक हो गया। अब आपने व्यू से ये भी बता दिया कि आपने कौन कौन से रिस्पॉन्स को सेंड करवाना है वापस। अब यही वो बात है जो मैंने आपको ऊपर समझाई थी कि आप जो अभी हम वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर हमें सिर्फ तीन चीज़ों की ज़रूरत है, यूआरएल डिस्पैचर, जैंगो सर्वर और व्यू की। अभी हम टेम्पलेट्स और मॉडल के साथ काम नहीं करेंगे, कल हम टेम्पलेट्स के साथ काम करेंगे, फिर फर्दर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मॉडल्स के ऊपर काम कर रहे होंगे। अब आपकी जो एप्लीकेशन है या आपकी जो वेब एप्लीकेशन है ये कंप्लीट हो चुकी है यहाँ तक, जो सिंपल हमने एप्लीकेशन क्रिएट करनी थी। लेकिन जब लास्ट एक सिर्फ काम रह गया वो ये कि जैसे आपने पहले एप्लीकेशन को क्रिएट करके इसको मेन प्रोजेक्ट में रजिस्टर करवाया था, वैसे ही आपने एप्लीकेशन के यूआरएल्स को भी रजिस्टर करवाना है मेन एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपका मेन प्रोजेक्ट चलता है और इसके अंदर जो कनेक्टेड चीज़ें हैं फिर वो चलती हैं। ओके, तो आपने urls.py के अंदर जाना है और यहाँ पे आके बताना है कि आपने हमारी पेजेस एप्लीकेशन के सारे यूआरएल्स को भी यूज़ करना है और यहाँ पे भी यूआरएल्स को फाइंड करना है, रिक्वेस्ट के पाथ्स को फाइंड करना है। यहाँ पे आके हमने एक पहले तो फंक्शन ऐड करना है जिसको आप इंक्लूड का फंक्शन कहते हो, जो कि आपको django.urls ही प्रोवाइड करता है। और इसके बाद जाके आपने यहाँ पे लिखना है पाथ, रूट पाथ के अंदर जाओ और यहाँ से इंक्लूड कर लो pages.url फाइल के सारे यूआरएल्स को। अब ये एक लाइन मेरे सारे यूआरएल्स को फाइंड कर लेगी। ओके, अब मैं पेजेस के अंदर जाके यूआरएल्स में बेशक 100 यहाँ पे यूआरएल डालूँ, 150 डालूँ, सारे मैंने इसी अरे के अंदर ऐड करने, इसी लिस्ट के अंदर ऐड करने, वो ऑटोमेटिकली सारे यूआरएल्स को रजिस्टर कर लेगा। अब हम यहाँ पे अपने सर्वर को रन कर लेते हैं। और हमारे पास सर्वर में कोई इशू नहीं है, हमारा सर्वर रन हो गया है। अब वापस आते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पे जैसे ही आके हम रिफ़्रेश करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो पाथ है या जो रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं वो स्लैश पे कर रहे हैं। ये स्लैश मैंने आपको पहले भी बताया कि लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते। ओके, जैसे ही हम दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे हेलो वर्ल्ड शो होना शुरू हो जाता है। अब इसका दोबारा से पूरा फ्लो देखते हैं। हमने पेजेस के जो एप्लीकेशन है उसको रिक्वेस्ट की, कौन सी रिक्वेस्ट की? स्लैश रिक्वेस्ट की। और हमने क्या कहा था कि जब स्लैश रिक्वेस्ट होगी तो हमने एक फंक्शन रन करना है गेट होम पेज। और गेट होम पेज के अंदर हमने क्या डिफाइन किया था कि जब भी यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट आए तो आपने एक टेक्स्ट रिटर्न करना है हेलो वर्ल्ड का। ठीक है, आप इसको हेलो सिंपल भी कह सकते हो और इसको अगर आप रिफ्रेश करोगे तो ये हेलो हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हमने कहा था कि अगर अबाउट पेज पे रिक्वेस्ट होगी तो हमने एक चीज़ रन करनी है गेट अबाउट पेज और उसका रिस्पॉन्स क्या होगा? अबाउट पेज। अब दूसरा यूआरएल आके देख लेते हैं। अगर स्लैश अबाउट पे रिक्वेस्ट जाएगी, इसका मतलब ये है कि स्लैश अबाउट स्लैश पे अगर रिक्वेस्ट जाएगी तो अबाउट पेज शो हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ आ गई। अब आपने ये चीज़ नहीं देखनी कि ये तो छोटी सी एप्लीकेशन है उसके लिए इतना काम करना पड़ रहा है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि अभी आपकी एप्लीकेशन, आप चीज़ों को समझ रहे हो, जब ये एप्लीकेशन बड़ी होगी
तो सारी चीज़ें सेंस बनाना शुरू हो जाएंगी। अब इसके अंदर जो पहले से चीज़ें हमें प्रोवाइडेड है, मैं आपको थोड़ी थोड़ी वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आके स्लैश एडमिन लिखोगे तो आपके पास एक जेंगो एडमिन पैनल है पूरा प्रोवाइडेड, ठीक है, जो मैंने नहीं क्रिएट किया, जेंगो हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोवाइड करता है। और इसके साथ आप क्या कर सकते हो, आप अपने मॉडल्स के साथ काम कर सकते हो, आप नए यूज़र्स ऐड कर सकते हो, उनको डिलीट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। ओके, सो सारी चीज़ें ऑलरेडी भी हमारे पास अवेलेबल हैं और उन चीज़ों के ऊपर फिर हम कुछ चीज़ें हैं जो ऐड करते हैं। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और एमबीटी आर्किटेक्चर जो है ये सारी समझ आ गई होगी। हमने अभी जो सारी वेबसाइट बनाई है वो सिर्फ और सिर्फ बनाई है हमारे यूआरएल डिस्पैचर और व्यू का यूज़ करके। हम यूआरएल डिस्पैचर में जाके अपना यूआरएल डिफाइन कर रहे हैं और व्यू से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स टेक्स्ट की फॉर्म में रिटर्न कर रहे हैं। कल की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप व्यू से टेम्पलेट्स को कैसे रिटर्न कर सकते हो। फिर परसों हम डिस्कस करेंगे कि आप व्यू से मॉडल के साथ कनेक्ट करके डेटाबेस से डेटा निकाल के टेम्पलेट में डाल के कैसे रिटर्न कर सकते हो। ओके, जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी आप व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हो। इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।